नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। वृद्धाश्रम के गेट से सटी पक्की सड़क है। भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है। मैंने निकट से देखा। दादी माँ सफ़ेद पट्टेदार धोती पहने हुए वृद्धाश्रम के गेट का सहारा लिए खड़ी हैं। चेहरे पर झुर्रियाँ और सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं। आंखों में बेसब्री और बेबसी है। अंग प्रत्यंग ढीले हो चुके हैं, किंतु तृष्णा उनकी धड़कनों को कायम रखे हुए है। तभी दूसरी तरफ से एक लड़का दौड़ता हुआ आया। कागज में लिपटी टॉफ़ियाँ दादी माँ के कांपते हाथों में थमाकर चला गया। दादी माँ टॉफ़ियों को पल्लू के छोर में बांधने लगी। जैसे कोई ऑटो रिक्शा पास से गुजरता, दादी माँ उत्साह से गेट के सहारे कमर सीधी करने की चेष्टा करती। उसके जाते ही पहले की तरह हो जाती। मैंने ऑटो रिक्शा गेट के सामने रोक दिया। दादी माँ के चेहरे से खुशी झलक पड़ी। वे गेट से हाथ हटाकर लाठी टेकती हुई आगे बढ़ चली और माथा चूमने लगी। अब वे तृप्त थीं। मैं इस अनोखे मिलन को देखता रहा। बच्चों की स्कूल से छुट्टी होती और मैं ऑटो रिक्शा लिए इसी मार्ग से ही निकलता। दादी माँ इन अमूल्य पलों को खोना नहीं चाहती। उनकी खुशी मेरी खुशी से कहीं अधिक थी और यही मुझे संतुष्टि दे जाती। दादी माँ मुझे देखे बिना पूछ बैठी, तूने कभी अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम रमेश है दादी माँ, मैंने कहा। अब तुझे नाम से पुकारूंगी मैं, बिना मेरी तरफ देखे ही दादी माँ ने कहा। स्कूल जिस दिन बंद रहता, दादी माँ के लिए एक एक पल कठिन हो जाता। कभी कभी तो वे गेट तक आ जाती छुट्टी के दिन। तब गेट कीपर उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज देता। दादी माँ ने धोती की गांठ खोली। याददाश्त कमज़ोर हो चली थी, लेकिन रोज़ 10 रुपये की टॉफ़ियाँ खरीदना नहीं भूलती। जब वे गेट के पास होती, पास की दुकान वाला टॉफ़ियाँ लड़के से भेज देता और तब तक मुझे रुकना पड़ता। आपस में बांट लेना बच्चों, आज कपड़े बहुत गंदे कर दिए हैं तुमने, घर जाकर धुलवा लेना। दादी माँ के पोपले मुंह से आवाज़ निकली और तरलता से आंखें भीग गईं। मैं मुस्कुराया। अब चलूँ दादी माँ, बच्चों को छोड़ना है। हाँ बेटा, शायद पिछले जन्म में कोई नेक काम किया होगा मैंने, तभी तो इतना ध्यान रखता है। कहते हुए दादी माँ ने मेरे सिर पर स्नेह से हाथ फेर दिया था। कौन सा पिछला जन्म दादी माँ, सब कुछ तो यही है। मैं मुस्कुराया। दादी माँ की आंखों में घुमड़ते आंसू कोरों तक आ गए। उन्होंने पल्लू से आंखें पोंछ डाली। रास्ते भर में सोचता रहा कि इन बेचारी के जीवन में कौन सा तूफान आया होगा जिसने इन्हें यहाँ ला दिया। एक दिन फुर्सत के पलों में मैं दादी माँ के हृदय को टटोलने की चेष्टा करने लगा। मैं था, दादी माँ थी और वृद्धाश्रम। दादी माँ मुझे लेकर लाठी के सहारे वृद्धाश्रम के अपने कमरे में प्रवेश कर गई। भीतर एक लकड़ी का तख्त था जिसमें मोटा सा गद्दा फैला था। ऊपर हल्के रंग की भूरी चादर और एक तह किया हुआ कंबल। दूसरी तरफ बक्से के ऊपर तांबे का लोटा और कुछ पुस्तकें। पोता पोती की क्षणिक नज़दीकी से तृप्त थी दादी माँ। सांसें तेज तेज चल रही थीं और वे गहरी सांसें छोड़े जा रही थीं। लाठी को एक ओर रखकर दादी माँ बिस्तर पर बैठ गईं और मुझे भी वहीं बैठने का इशारा किया। देखते ही देखते वे अतीत की परछाइयों के साथ साथ चलने लगी। पीड़ा की धार सी बह निकली और वे कहती चली गई, कभी मैं घर की बहू थी, माँ बनी, फिर दादी माँ। भरे पूरे संपन्न घर की महिला थी। पति के जाते ही सभी चुकने लगा। मान सम्मान और अतीत। बहू घर में लाई, पढ़ी लिखी और अच्छे घर की। मुझे लगा जैसे जीवन में कोई सूखा पौधा पनप गया है। पास पड़ोसी बहू को देखने आते, मैं खुश होकर मिलाती। मैं कहती, चांदनी नाम है इसका, चांद सी बहू ढूंढ कर लाई हूँ बहन। फिर एकाएक परिस्थितियाँ बदली। सोया ज्वालामुखी फटने लगा। बेटा छोटी सी बात पर झिड़क देता, छाती फट सी जाती। मन में उद्वेग कभी घटता तो कभी बढ़ने लगता। खुद को टटोला तो कहीं खोट नहीं मिला अपने में। इंसान बूढ़ा हो जाता है, लेकिन लालसा बूढ़ी नहीं होती। घर के मुखिया की हैसियत से मैं चाहती थी कि सभी मेरी बातों पर अमल करें। यह किसी को मंजूर न हुआ, ना ही मैं अपना अधिकार छोड़ पा रही थी। सब विरोध करते तो लगता मेरी उपेक्षा की जा रही है। कभी कभी मुझे लगता कि इसकी जड़ चांदनी है, कोई और नहीं। एक दिन मुझे खुद पर क्रोध आया क्योंकि मैं बच्चों के बीच पड़ गई थी। रात्रि का दूसरा प्रहर बीत रहा था। हर्ष बरामदे में खड़ा चांदनी की राह देख रहा था। झुंझलाहट और बेचैनी से वह बार बार झल्ला रहा था।
रात गहराई और घड़ी की सुइयां 11 के अंक को छूने लगी। तभी एक कार घर के सामने आकर रुकी। चांदनी जब बाहर निकली तब सांस में सांस आई। ओह, कितनी देर कर दी, मुझे तो टेंशन हो गई थी। हर्ष सिर झटकते हुए बोला था। चांदनी बता रही थी देर से आने का कारण, जिसे मैं समझ नहीं पाई थी। यह ठीक है, लेकिन फ़ोन कर देती। तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, हर्ष फीके स्वर में बोला था। इतने लोगों के बीच कैसे फ़ोन करती, अब आ गई हूँ ना, कहकर चांदनी भीतर जाने लगी थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने इतना ही कहा कि इतनी रात बाहर रहना भले घर की बहुओं को शोभा नहीं देता और ना ही मुझे पसंद है। देखते देखते तूफान खड़ा हो गया। चांदनी रूठकर अपने कमरे में चली गई। हर्ष भी उस पर बड़बड़ाता रहा और दोनों ने कुछ नहीं खाया। मुझे दुख हुआ। मुझे इस तरह चांदनी को नहीं डांटना चाहिए था, झिड़कने के बजाय समझाना चाहिए था। लेकिन बहू घर की इज्जत थी, उसे इस तरह सड़क पर नहीं आने देना चाहती थी। एक मुट्ठी भर उपलब्धि के लिए अपने दायित्व को भूलना क्या ठीक है? नारी को अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए हमेशा ही जूझना पड़ा है। हर्ष मेरे व्यवहार से कई दिनों तक उखड़ा उखड़ा सा रहा, लेकिन मैंने बेटे की परवाह नहीं की। हर्ष हर बात पर चांदनी का पक्ष लेता। माँ थी मैं उसकी। क्या कोई माँ अपने बच्चों का बुरा चाहेगी? कई बार मुझे लगता कि बेटा मेरे हाथ से निकला जा रहा है। मैं हर्ष को खोना नहीं चाहती थी, यह मेरी कमज़ोरी थी। मैं हर्ष को समझने की कोशिश करती तो वह अजीब से तर्क देने लग जाता। वह नहीं चाहता कि चांदनी घर में चूल्हा चौका करे। घर के लिए बाई रखना चाहता था वह, जो मुझे नापसंद था। मैं साफ़ सफाई पसंद थी, जबकि सभी अस्त व्यस्त रहने के आदी थे। मूर्ख ही थी मैं कि बच्चों के आगे जो जी में आता बक देती थी। कभी धैर्य से मैंने नहीं सोचा कि सामंजस्य किसे कहते हैं। चांदनी में कई दिनों तक गुमसुम रही। बहू बेटा मेरे विरोध में खड़े दिखाई देने लगे थे। एक दिन चांदनी खाना रखकर मेरे सामने बैठ गई। खाना उठाते ही मेरे मुंह से न चाहकर भी अनायास छूट गया। तुम्हारे मायके वालों ने कुछ सिखाया ही नहीं, भूखी मर जाती है खाना देखकर। चांदनी का मुंह उतर गया, लेकिन कुछ न बोली। आज सोचती हूँ कि मैंने क्यों बहू का दिल दुखाया हर बार, क्यों मेरे मुंह से ऐसे कड़वे बोल निकल जाते थे। अब उसका दंड भुगत रही हूँ। आज पश्चाताप में जल रही हूँ। बहुत पीड़ा होती है बेटा। दादी माँ रुआसी हो गई। जो हुआ सो हुआ दादी माँ, इंसान हैं सभी, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जीवन में। मैंने अपना नज़रिया पेश किया। दादी आगे कहने लगी, हर्ष को भी न जाने क्या हुआ कि वह मुझसे दूर दूर होता रहा। न जाने मुझसे क्या चूक हो रही थी, वह मैं तब न समझ सकी थी। एक स्त्री होने की वेदना, उस पर वैधव्य, विकट परिस्थिति थी मेरे लिए। लगता था कि मैं दुनिया में अकेली हूँ और सभी से बहुत दूर हो चुकी हूँ। कुछ सालों बाद चांदनी की गोद भर गई। बड़ा संतोष हुआ कि शायद बची कुची ज़िंदगी में खुशी आई है। कुछ माह और बीते। चांदनी का समय क्लिनिकों में व्यतीत होता या फिर अपने कमरे में। चांदनी की छोटी बहन नीना आ गई थी। नीना सारे दिन कमरे में ही गुजार देती। देर तक सोना, देर रात तक बतियाते रहना। घर का काफ़ी काम बाई के ज़िम्मे सौंप दिया गया था। एक दिन हर्ष ऑफिस से जल्दी आया और सीधे रसोई में जाकर डिनर बनाने लगा। इतने में नीना रसोई में आ गई। अरे अरे जीजू, यह क्या हो रहा है? मुझसे कह दिया होता। मुझसे रहा नहीं गया, सो बोल पड़ी कि इंसान में समझ हो तो बोलना ज़रूरी नहीं होता। हर्ष का पारा चढ़ गया और वह देर तक चीखता चिल्लाता रहा। खाना पकाना, कपड़े धोना और छोटे मोटे काम बाई के जिम्मे सौंप कर सभी निश्चित थे। मेरे होने न होने से क्या फ़र्क पड़ता। बाई व्यवहार की अच्छी थी, मेरा भी ख्याल रखने लगी। न जाने क्यों मैं सारी भड़ास बाई पर ही निकाल देती। तंग आकर एक दिन बाई ने काम ही छोड़ दिया। मेरे पास संयम नाम की चीज़ ही नहीं थी और चांदनी में हर्ष के लिए मुश्किल घड़ी थी, ये अब समझ सकी हूँ। समय बीता और चांदनी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बहुत खुशी हुई, जीने की आस बलवती हो गई। चांदनी की बहन नीना कब तक रहती, वह भी चली गई। इस बीच एक आया रख ली गई। बिस्सा गीला है तो आया, दूध की दरकार है तो आया। हर्ष जब घर में होता, बच्चों की देखभाल में सारा दिन गुजार देता। ऑफिस का तनाव और घर की जिम्मेदारी ने हर्ष को चिड़चिड़ा बना दिया। हर्ष मेरे सामने छोटी छोटी बात पर भड़क उठता। नोक झोंक और तकरार में 3 वर्ष बीत गए। मुझसे रहा नहीं गया। एक दिन मैंने बहू से कह ही दिया कि वह बच्चों को खुद संभाले। दूसरे पर निर्भर होना ठीक नहीं है। हमारे ज़माने में ये सब कहाँ था, सब खुद ही करना पड़ता था। जब पता लगा कि चांदनी का स्वास्थ्य कई दिनों से खराब है तो मुझे दुख हुआ। वहीं इस बात से भी दुख हुआ कि किसी ने मुझे नहीं बताया
क्या मैं सबके लिए पराई हो गई थी? पराये होने का एहसास तब हुआ जब एक दिन हर्ष ने मुझे ऐसा आघात दिया जिसे सुनकर मैं तड़प गई थी। वह था वृद्धाश्रम में रहने का। उस दिन हर्ष मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, माँ, तुम्हें यहाँ ना आराम है और ना ही मानसिक शांति। मैं चाहता हूँ कि तुम वृद्धाश्रम में सुख शांति से रहो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं जिस गहरे मुगालते में थी वह एक फरेब निकला। संभावनाओं की घनी तहें परत दर परत उतर गईं। कैसे मैंने अपने आप को संभाला यह मैं ही जानती हूँ। विचार ही किसी को भला और बुरा बनाते हैं। मेरे विचार व्यवहार बेटा बहू को रास नहीं आए। मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया। महीनों तक मैं बिन पानी की मछली सी तड़पती रही। आंसू तो कब के सूख चुके हैं। वृद्धाश्रम की महिलाएं मुझे समझती रहीं, कहती, मोह त्याग कर भक्ति का सहारा ले लो, यही भवसागर पार कराएगा। यहाँ कुछ अपनों के सताए हुए हैं, कुछ अपने कर्मों से। मैंने तो अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारी थी। बुजुर्गों को आदर अपने व्यवहार से मिलता है, जिसकी मैं हकदार नहीं थी। दादी माँ कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर मेरी ओर कातर दृष्टि से देखती हुई बोली, बस यही है कहानी बेटा। मैं दादी माँ की कहानी से कुछ समझने की कोशिश में था। समझा तो एक ही कारण, बुढ़ापा और परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ना ढाल पाना। 5 महीने वृद्धाश्रम में काट दिए हैं बेटा। बेटा बहू कभी कभार मिलने आ जाते हैं। मोह माया से कौन बच पाया है? न ऋषि मुनि न योगी। मैं भी एक इंसान हूँ, बेटे बहू की अपराधिन हूँ। बच्चों की ज़िंदगी में दखल देना बड़ी भूल थी, जिसका पश्चाताप कर रही हूँ। तभी कमरे की कुंडी किसी ने खड़खड़ाई। विचारों के साथ साथ बातों की श्रृंखला टूट गई। दादी माँ के खाने का वक्त हो गया है। मैं उठ खड़ा हुआ। दादी माँ का शाम का समय आपसी बातों में कट जाएगा, जबकि लंबी रात व्यर्थ के चिंतन और करवटें बदलने में। सुबह का समय व्यायाम को समर्पित है, तो दोपहर को बच्चों की प्रतीक्षा में। 3 दिन बीते, तब लगा कि दादी माँ से मिलना चाहिए। मैं तैयार होकर सीधे वृद्धाश्रम जा पहुँचा। दादी माँ नहाने धोने से फ्री हो चुकी थी। मुझे देखकर उत्साह से भर गई और कमर सीधी करते हुए बोली, बच्चों की छुट्टियाँ कब तक हैं बेटा? राह देखते देखते मेरी आंखें पथरा गईं। क्या कहूँ दादी माँ, उन बच्चों को उनके माता पिता ने बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। अब वहीं रहकर पढ़ेंगे। मैंने बुझे मन से कहा, अब तो मैं वह काम ही नहीं करता। आपको बच्चों से मिलाने के लिए मैंने ये रूट पकड़ा था। क्या बच्चों को मुझसे दूर कर दिया? ये अच्छा नहीं किया उनके माता पिता ने। तू ही बता, अब मैं किसके सहारे जीऊँगी? इससे तो अच्छा है कि जीवन को त्याग दूँ। दादी माँ फूट फूट कर रो पड़ी। दादी माँ, मन छोटा मत करो। छुट्टी के दिन बोर्डिंग स्कूल से लाने की जिम्मेदारी मैंने ले ली है। मैं बच्चों से मिलवा दिया करूँगा। मैं दिलासा देता रहा जब तक दादी माँ शांत ना हुई। तूने बहुत उपकार किए हैं मुझ पर, ऋण नहीं चुका पाऊँगी मैं। कौन सा ऋण? क्या आप मेरी दादी माँ नहीं हैं? बताइए, मैंने कहा। दादी माँ ने आंखें पोंछी और आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए बोली, हाँ, तेरी भी दादी माँ हूँ। मैं धन्य हो गई बेटा। फिर ठीक है, कल रविवार है, मैं सुबह आऊँगा आपको लेने। झूठ तो नहीं कह रहा बेटा? अब मुझे डर लगने लगा है, दादी माँ ने शंकित भाव से कहा। सच दादी माँ, हॉस्टल से लौटकर रमा से भी मिलवाऊंगा। चलोगी ना? कौन रमा? दादी माँ चौंकी। मेरी पत्नी, आपकी बहू। वह बोली थी कि दोपहर का खाना बनाकर रखूंगी, दादी माँ को लेते आना। ना रे, बमुश्किल 2 रोटी खाती हूँ। दादी माँ थोड़ी देर सोचती रहीं, फिर आंखें बंद कर बुदबुदाईं। ठीक है, बहू को नेक देने तो जाना ही पड़ेगा। कौन सा नेक? यह तू नहीं समझेगा। दादी माँ ने अपने गले में पड़ी सोने की भारी चेन को बिना देखे टटोला, फिर निस्तेज आंखों में एक चमक आकर ठहर गई। तभी बाहर कुछ आहट होने लगी। दादी माँ लाठी टटोलते टटोलते बाहर आईं। हर्ष और चांदनी बच्चों के साथ खड़े थे। वे अवाक रह गई। माँ, तुम्हें लेने आए हैं हम। बच्चे आपके बिना नहीं रह सकते। हर्ष सिर झुकाए बोल रहा था। घर वालों के बीच मैं क्या करता? अब मेरा क्या काम रह गया था? मैं वहाँ से चलने लगा तो दादी माँ ने रोक लिया। तू कहाँ जा रहा है? और मुझे हर्ष से मिलवाया। उससे मुझे धन्यवाद कहा और माँ से फिर चलने को कहा। दादी माँ को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आतुर होकर पूछ बैठी, यह सच बोल रहा है ना चांदनी? सच कह रहे हैं माँ जी। हमसे जो गलतियाँ हुई उन्हें क्षमा कर दीजिए प्लीज़। चांदनी गिड़गिड़ाई। क्या गलतियाँ मुझसे नहीं हुई? लेकिन अभी एक काम बाकी रह गया है। दादी माँ सोच में डूब गई। कौन सा काम माँ जी? चांदनी ने पूछा। पहले मैं अपनी छोटी बहू से मिलूंगी। तुम्हें पता है, मुझे एक बेटा बहू और मिले हैं। दादी माँ के कहने का मंतव्य सबकी समझ में आ गया। सबकी निगाहें मेरी तरफ मुड़ गईं। उधर दादी माँ खुशी के मारे बिना लाठी लिए खड़ी थी।
मानो कहानी का एक और अध्याय प्रारंभ होने वाला हो। हर्ष बोला, ठीक है, हम सब रमेश के यहाँ चलेंगे। मैं ड्राइवर को कह देता हूँ गाड़ी वहीं ले आए। हर्ष बिना हिचक माँ व अपनी पत्नी के साथ मेरी गाड़ी में बैठ गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।